हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद अंसारी है और मैं पिछले करीब 17 सालों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कई बार हम जब बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है या क्वेश्चंस आते हैं कि सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कैसे पता किया जाता है, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कार का बिहेवियर क्या होता है, कार कितनी स्पीड से चल सकती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस उसका ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारे एक कार के फीचर्स हैं या उसके बिहेवियर्स हैं। मगर इन बिहेवियर्स को रियलाइज करने के लिए आपको उसमें डेटा डालना होता है। जब आप कार के उन बिहेवियर्स में डेटा डालते हैं कि ये कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो आपको उसका बिहेवियर रियलाइज होता है कि भाई ये कार इस स्पीड से भाग रही थी। उसका मैक्सिमम स्पीड अगर मान लीजिए 150 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उसका एज केस पता करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक डेटा के थ्रू कि भाई ये कार जो है 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड्स के आगे नहीं जा सकती है। उसका ब्रेकिंग सिस्टम कितना इफेक्टिव है, ये एक डेटा के तहत ही आप उसको रियलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह एक सॉफ्टवेयर का बिहेवियर होता है। एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट इनपुट्स पर, एक सॉफ्टवेयर कैसे इंटरेक्ट करता है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, डिफरेंट सिस्टम्स के साथ, आउटर वर्ल्ड के साथ, एक एक्शन पे वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, ये सारे उसके बिहेवियर्स होते हैं। जब आप कोई रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करते हैं और आप उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आपको उसका बिहेवियर जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस एग्जाम्पल में कोई डेटा ना डालें। जैसे ही आप उस एग्जाम्पल में डेटा डालेंगे, आपको वो रिक्वायरमेंट बड़े आसान सी लगने लगेगी। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। कोई एक रिक्वायरमेंट आई कि भई इस बैंक के लिए हमको एक पेमेंट सिस्टम बनाना है जो कि फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होगा। तो आपकी ये रिक्वायरमेंट हो गई। अब आपने जब उसमें एक एग्जांपल डेटा के थ्रू समझने की कोशिश की कि फॉर एग्जांपल भाई मेरा एक अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और मैं 5,000 रुपए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये तो रिक्वायरमेंट थी। मगर जैसे ही आप 5,000 ट्रांसफ़र करेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि भाई जैसे मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए तो मेरा अकाउंट बैलेंस भी अपडेट होना चाहिए और जिसको पैसे मिल रहे हैं उसका अकाउंट बैलेंस भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये ट्रांसफ़र इमीडिएट होगा या कुछ टाइम के बाद होगा? इसको क्या हम शेड्यूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतने ढेर सारे सवाल आपके ज़हन में आएँगे। अच्छा, इसी रिक्वायरमेंट का एक और इसी सेम फंक्शनैलिटी का एक दूसरा बिहेवियर भी है। आपके अकाउंट में 10,000 हैं और आप 15,000 रुपए ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सिस्टम ट्रांसफ़र करने नहीं देगा, भाई आपके पास पैसे ही नहीं है, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो ये उसका एक अलग बिहेवियर है, सेम फंक्शनैलिटी का डिफरेंट बिहेवियर बट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। अच्छा, इसी का एक और बिहेवियर आप देखिए, आप उसमें नेगेटिव वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, तो सिस्टम भी आपको तब भी अलाउ नहीं करेगा। तो आप देखिए एक ही रिक्वायरमेंट को, एक ही फंक्शनैलिटी के कितने सारे बिहेवियर्स हो सकते हैं जब हम उस पे डिफरेंट तरीके के इनपुट डालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमको एक सॉफ्टवेयर या एक रिक्वायरमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करनी चाहिए और यही बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट आपको सिखाता है। बीडीडी क्या करता है कि आपको बोलता है कि भाई आप एक एक रिक्वायरमेंट लें, आप बिजनेस के साथ बैठें, कोलेबरेट करें और उस रिक्वायरमेंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करें। उस रिक्वायरमेंट्स के बिहेवियर खोजें। जब आप बिहेवियर्स आइडेंटिफाई कर लें और जब सब कोई, मतलब आप डेवलपर, बिजनेस, टेस्टर, जब उस पर अग्री कर जाएं, मतलब जब सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग सेम है, तब उसको हम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और फिर बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि आपने बिहेवियर्स तो यहाँ पर खोज लिए, अब आप उन बिहेवियर्स को लिख लें। तो आपने रिक्वायरमेंट्स को पहले अंडरस्टैंड किया, बिहेवियर्स को डिस्कवर किया, फिर आपने उसको एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा और उस अंडरस्टैंडिंग को लिखने के बाद उसी डॉक्यूमेंट को आपने ऑटोमेट कर दिया। तो आप देखिए बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू आपने एक रिक्वायरमेंट को कैसे रिफाइन किया, उसको फिर लिखा और उसी को ऑटोमेट कर दिया। तो एक तरीके से आपका बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग ऑटोमेशन में ज़्यादा फंस जाते हैं। बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर अगर आप ऑटोमेशन नहीं भी कर रहे हैं, तब भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा आपका, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिक्वायरमेंट को समझना है। रिक्वायरमेंट की जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीडीडी में 3 कोर स्टेप्स होते हैं जो डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है। डिस्कवरी, और ये जो डिस्कवरी उसका पहला फेज़ है, पहला स्टेप है, ये उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी फेज़ अगर आपने सही से कर लिया, उसके बाद इवन आप फॉर्मुलेशन या ऑटोमेशन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है आपको। अगर रिक्वायरमेंट ही लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो डेवलपमेंट ही गलत हो जाएगा, राइट? अब डिस्कवरी करते कैसे हैं? डिस्कवरी में एक मीटिंग होती है 3 अमीगोस के बीच। 3 अमीगोस एक स्पेशल वर्ड है
इसमें 3 लोग होते हैं जिनको बोलते हैं आपका बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव, यूजुअली आपका प्रोडक्ट ओनर होता है जो आपके प्रोजेक्ट में है, दूसरा डेवलपर और तीसरा टेस्टर। अब आजकल ज़्यादातर टीमों में टेस्टर्स को हटाया जा रहा है, भई ऑटोमेशन आ रहा है हर जगह, CI/CD यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशन टेस्ट्स हो रहे हैं, तो भाई टेस्टर की ज़रूरत क्या है? अपने जो टीम है उसमें से एक मेंबर को एक टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल दे दें और उसको बोलें कि भई आप जब इस डिस्कशन में आएँ, डिस्कवरी डिस्कशन में, तो आपका काम है जो पॉसिबल सिनारियोज हैं, एज केसेस हैं, आप एक टेस्टर की तरह सोचिए और वो पर्सपेक्टिव इस मीटिंग में लेकर आइए। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है या प्रोडक्ट ओनर है, उसका क्या काम है भाई? वो रिक्वायरमेंट लेकर आएगा, वो आपको स्कोप बताएगा और आपके जो सवाल हैं उसको वो आंसर करेगा, तो वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव लेकर आएगा उसमें। डेवलपर का क्या काम है? डेवलपर भाई अपने टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेकर आएगा, टेक्निकल लिमिटेशंस को बताएगा, रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करेगा, उसके पॉसिबल सिनारियोज डिस्कस करेगा, उसके आउटकम्स डिस्कस करेगा, टेक्निकल तरीके से पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, उस मेक श्योर करेगा कि भाई वो जो जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जीक्यूटेबल है, वो टेस्टेबल है। अच्छा, अब जब ये डिस्कवरी मीटिंग हो रही है, इसमें ये तीनों एक साथ बैठेंगे और फिर एक रिक्वायरमेंट पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये मीटिंग में ये 3 ही ज़रूरी नहीं है, ये 3 रोल होने ज़रूरी है। इनफैक्ट आप 3 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, पूरी टीम, आपकी पूरी डेवलपमेंट टीम को लेकर आइए इस मीटिंग में। उससे क्या होगा कि जो भी डिस्कशंस होंगे, वो जो नॉलेज है वो शेयर्ड होगा। अब कोई नया मेंबर है, उसको भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, कोई नया मेंबर जस्ट ज्वाइन किया है और उसको आपने काम दे दिया कि भाई ये काम करो, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको इस डिस्कवरी मीटिंग्स में लेकर आएँ, पूरी टीम को लेकर आएँ, डिस्कशंस में उसको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए बोलिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो शेयर्ड होगी, उसकी नॉलेज शेयर होगी और एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सब लोगों के बीच कि भाई इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में हमको करना क्या है। कोई भी उसको रिक्वायरमेंट को उठा के काम कर सकता है फिर। तो डिस्कवरी में एक कोलैबोरेशन होती है जिसमें ये तीनों अमीगोज आते हैं, एक रिक्वायरमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो भी आपका क्राइटेरिया रूल है या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं विद रियल डेटा। जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कई तरीके के सवाल आएंगे, कई सारे डिस्कशंस होंगे, कई सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि वो जो सारे सवाल होते हैं वो नए डिस्कशंस की तरफ लेकर जाते हैं और पॉसिबल एज केसेस, सिनारियोज डिस्कस करते हैं, नए नए बिहेवियर्स डिस्कवर होते हैं यहाँ पर। इसीलिए इसका नाम डिस्कवरी है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे है कि सिस्टम के बिहेवियर्स को डिस्कवर करना। और जब ये सवाल्स आते हैं, ये कई बार नए रिक्वायरमेंट्स की डिस्कवर कर लेते हैं। इसीलिए ये जो डिस्कवरी है, ये जो इनफैक्ट जो डिस्कशन है, ये बहुत ज़रूरी है। अब जब सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम है, तब हम बीडीडी के दूसरे फेज में जाते हैं जिसको फॉर्मुलेशन कहते हैं। अब फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे हैं विद द रियल डेटा, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल सिस्टम के बिहेवियर्स को इलस्ट्रेट करते हैं, राइट? तो उन एग्जाम्पल्स को लेकर हम उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखते हैं जिसको कंप्यूटर समझ सके। अब उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखने के लिए हमको एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। गर्किन एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है और इसको स्पेसिफिकली बीडीडी सिनारियोज या स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए ही बनाया गया है। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट कुछ नहीं है, ये है गिवन व्हेन देन। आपने कई बार सुना होगा भाई, बीडीडी का नाम सुनते ही कि भाई अब हमको टेस्ट केसेस गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में लिखने होंगे, राइट? ये जो गिवन व्हेन देन कीवर्ड्स हैं, ये गर्किन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और ये तीनों कीवर्ड एक बीडीडी सिनारियो लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। गिवन क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी प्री कंडीशन क्या है। व्हेन कीवर्ड में हम उसका एक्शन लिखते हैं कि भाई ये जो सिस्टम बिहेवियर है, ये जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, इस बिहेवियर को ट्रिगर करने के लिए जो एक्शन करना पड़ता है वो व्हेन में लिखा जाता है। देन में जो आउटकम है उसका, जो उस रिक्वायरमेंट की आउटकम है, उसको टेस्ट करने के लिए जो भी है वो देन में लिखा जाता है। तो गिवन में आपका प्री कंडीशन हो गया, व्हेन में आपका एक्शन हो गया, देन में आपका आउटकम हो गया। तो ये 3 फॉर्मेट में हमारा जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स जो हमने लिखे थे डिस्कवरी फेज में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक बीडीडी सिनारियो में। ठीक है? अब जब आपने इसको गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये गिवन व्हेन देन जो है कंप्यूटर समझ सकता है। एक सवाल आता है कि भाई ये जो है गर्किन की ज़रूरत क्यों पड़ी? गर्किन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कंप्यूटर्स हमारे एग्जाम्पल्स को नहीं समझ सकते। उस एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हमको एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखना ही लिखना है। तो अब हमको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए कि भाई इंसानों को भी समझ में आए, जो हमारा प्रोडक्ट ओनर है उसको भी समझ में आए, डेवलपर को भी समझ में आए, कंप्यूटर को भी समझ में आए। तो गर्किन क्या है कि एक नेचुरल लैंग्वेज है जो कि प्लेन इंग्लिश में लिखी जाती है और इसको कोई भी समझ सकता है। पीओ हो या कोई एक कोई सॉफ्टवेयर से जो रिलेटेड ना भी हो बंदा भी अगर इन सिनारियोज को पढ़ेगा तो समझ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब आपने
अपने बीडीडी स्पेसिफिकेशंस या सिनारियोज को बना लिया, तब बीडीडी का जो थर्ड एंड लास्ट फेज है ऑटोमेशन, वहाँ जा सकते हैं आप। अब आप ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए, आप यहीं रुक जाइए। डिस्कवर बिहेवियर्स को डिस्कवर करिए, उसको फार्मूलेट करिए, उसके बाद आप सीधे यूजर स्टोरीज में लिख दीजिए इनको और काम करना शुरू कर दिए। ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं करना चाह रहे आप। मगर क्योंकि बीडीडी में थर्ड स्टेप ऑटोमेशन है, अगर आपको करना ही है ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन करने के लिए कई टेक्नोलॉजीज़ हैं। जो लोग जावा टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनके लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें से कुकम्बर एक टेक्नोलॉजी है। ये गिवन व्हेन देन जो फॉर्मेट में आपने बीडीडी सिनेरियो को लिखा है, इसको आप सीधा कॉपी पेस्ट करिए अपने फीचर फाइल में और स्टेप डेफिनेशन लिख दीजिए उसकी। ऑटो जनरेट हो जाती है वो भी इनफैक्ट। तो आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। अच्छा, आप देखिए, जो ये बीडीडी सिनारियोज़ हैं, ये एक्चुअली सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही है, राइट? तो आप जब टेस्ट केसेस लिखेंगे, ऑटोमेटेड टेस्ट करेंगे, तो एक तरीके से आपका डेवलपमेंट आप ड्राइव कर रहे हैं। ये जो सिनारियो है, ये आपके डेवलपमेंट को ड्राइव कर रहा है। टीडीडी आपने टर्म सुना होगा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। पहले आप टेस्ट लिखिए और फिर डेवलपमेंट करिए। बिल्कुल इसी तरह बीडीडी जो है, टीडीडी का एक एक्सटेंशन फॉर्म है, जहाँ पे आप पहले टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, राइट? अब उसके बाद आप उसका डेवलपमेंट करेंगे। आपने एक रिक्वायरमेंट उठाई, उसको आपने उसके बिहेवियर डिस्कवर्स किए, आप उसकी जो है एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाई, और उसके बाद उस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को आपने जो है बीडीडी सिनारियो में कन्वर्ट किया, और उस बीडीडी सिनारियो को लेकर आपने ऑटोमेटेड टेस्ट लिख दिए। तो ये आपका एक बीडीडी हो गया। अच्छा, बीडीडी क्या है कि एक आइटरेटिव प्रोसेस है। ये तो एक रिक्वायरमेंट के लिए हो गई। अब ऐसा आपको सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए करना है। और जब मैंने बोला एक आइटरेटिव प्रोसेस है, तो मतलब आपको फीडबैक्स काफ़ी जल्दी मिलेंगे। भाई, आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपने उसको कंप्लीट किया, आपने यूज़र को दिखाया, पीओ को दिखाया, पीओ बोला हाँ ठीक है भाई, ये जो रिक्वायरमेंट जो डेवलपमेंट आपने किया है, ये हमारे सिस्टम बिहेवियर्स को मीट कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। अगर नहीं मीट कर रहा है तो इमीडिएटली ही विल टेल यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द इशू, वेयर आर द एम्बिग्यूटीज और द कन्फ्यूजन। सारे जो डिफेक्ट हैं, इशूज़ हैं, आपको जल्दी फिक्स कर सकते हैं आप। तो आप देखिए बीडीडी कितनी हेल्पफुल है आपके डेवलपमेंट में। और जो इश्यूज़ आ रहे थे, ब्लेम गेम चल रहा था, वो सब होपफुली नहीं होगा। ऑफ कोर्स 100% तो नहीं हो सकता कि बीडीडी ये सब चीज़ों को फिनिश कर दे, मगर कुछ हद तक, ऑलमोस्ट 90% तक ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आप बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट यूज़ करेंगे। मैंने बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में एक और वीडियो बनाया है जो कि इंग्लिश में है। अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हैं और उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर देखें उसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अब इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो।